नमस्कार साथियों, मैं अंकित। आज फिर से मैकियावेली पार्ट 2 को हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को पढ़ाया था। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के मानव स्वभाव के बारे में बता दिया था, उनका जीवन परिचय को बता दिया था, देन उनकी रचनाओं को बता दिया था, मानव स्वभाव कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं वो मैंने बताया था। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का प्रतिनिधि उन्हें कहा जाता है, पुनर्जागरण का बच्चा उन्हें कहा जाता है, ये भी मैंने बतला दिया था। किन किन विचारकों ने उन्हें क्या क्या कहे हैं उन्हें, तो ये भी मैंने बतलाया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और जो कुछ बचा रहेगा आज हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं, ये मैकियावेली आपको CUET PG पॉलिटिकल साइंस, नेट JRF एंड ऑल्सो ऑप्शनल पेपर ऑफ UPSC में काम आने वाला है। तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और हाँ, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, फकेती नहीं। चलिए, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो सबसे पहले आप अंकित03.04 पर जाएं, सर्च करें, यहाँ पे आपको चैनल मिलेगा। वहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स को डाल दिया है, वहाँ पे जाके लॉगिन करें और अपने नोट्स को पालें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी जानने की हम लोग बात करेंगे। दूसरा, राजशिल्प का सिद्धांत। राजशिल्प का सिद्धांत दैट मीन्स कि इनकी जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार चलाने की बात करते हैं वो हम देखेंगे। देन क्या देखेंगे? राजा के कर्तव्य। इन्होंने बताया है कि राजा को क्या क्या कर्तव्य अपनाने चाहिए, वो भी हम चर्चा करेंगे। देन आखिरी टॉपिक हमारा हो गया कि मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया। किस प्रकार प्रहार किया, क्या क्या प्रहार किया, ये हम देखेंगे। जैसे कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इटली 5 भागों में बटा हुआ था और मैकियावेली इस चीज से बहुत चिंतित थे। क्यों बटा हुआ था? पोपशाही था, वो आपस में संघर्ष करते थे, वहाँ की समाज की दुर्दशा बहुत खराब थी, वहाँ के लोग सही नहीं थे। तो ये बात की वो अपने प्रिंस में चर्चा करते हैं, डिस्कोर्सेज में चर्चा करते हैं और 2 प्रकार की महत्वपूर्ण शासन प्रणाली को भी वो बतलाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। हाँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले उन्हें देख लें, देन जाके ये आपको वीडियो समझ में आएगा। तो मैकियावेली किन विचारधाराओं पर प्रहार करते हैं, ये बात की चर्चा हम लोग करेंगे। अब मैकियावेली को आपने समझ चुका है कि मैकियावेली कैसा इंसान है जो एक निरंकुश राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा है ना। कल हमने पढ़ा इस चीज को। निरंकुश राजतंत्र का मतलब कि पूरी शक्तिशाली एक राजा के पास है और राजा जो चाहे वो कर सकता है। कल जब मानव स्वभाव में बता रहा था तो मैंने ये बतलाया था कि मैकियावेली क्या कहते हैं राजा को, कि आपको किस प्रकार किससे बिहेव करना चाहिए। कल मैंने बताया था लोग कैसे होते हैं उसके अनुसार से बिहेव करना चाहिए था। और मैंने कल ये भी बताया था कि जो मानव स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग शासन प्रणाली होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जैसा लोगों का चरित्र होगा वैसा ही शासन प्रणाली होनी चाहिए। ये मैकियावेली ने बतलाया था। कल मैंने ये वीडियो में ये बात को जिक्र किया है, वो जरूर नोट करें। और मैंने ये भी बतलाया है कि किन किन विचारकों ने क्या क्या कहा, ये मैंने पहले भी बोला है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं कि आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है इन्हें। तो चलिए, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, आधुनिक राजनीति का जनक। अब इन्हें आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है, पहले किन्होंने ये संज्ञा दी इनको वो पहले देखते हैं। डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली मध्य युग एवं या वह आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक था। दैट मीन्स कि आधुनिक युग को प्रतिपादित करने वाला प्रथम विचारक मैकियावेली था। एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। एक नाम आता है बोंदा का और एक आता है मैकियावेली का। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि किन्हें आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाए। बेसिकली कहा तो मैकियावेली को जाता है, बट कुछ लोग का कहना है कि बोंदा को क्यों नहीं, बोंदा को
क्यों नहीं कहा जाता? इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये संप्रभुता के सिद्धांत को बतलाते हैं, मैकियावेली संप्रभुता की बात नहीं की है अपने शासन कला में, संप्रभुता की बात नहीं की है, बट संप्रभुता इनकी शासन कला में दिखता है कि पूरी शक्ति के राजा के पास है और राजा जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। हाँ, मगर संप्रभुता पर खुल के विचार इन्होंने नहीं दिया, बट हाँ बोंदा ने दिया, बट संप्रभुता को संकुचित कर दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने संप्रभुता को 3 पार्ट में बांट दिया कि संप्रभुता इनके जगह पे नहीं, जैसे कि प्राकृतिक देवी व्यवस्था पे, और दैट मीन्स तीन तरह के लोगों ने बताया था। तो बोंदा को इसीलिए नहीं कहा जाता है कि ये आधुनिक राजनीति के जनक है। बट हाँ, बोंदा को संप्रभुता का सिद्धांत देने के लिए पहले कहा जाता है कि हाँ बोंदा ने स्टार्ट किया, ठीक है, बट संप्रभुता को संकुचित कर दिया वो 3 पार्ट में उसे जोड़कर। बट मैकियावेली ने संप्रभुता को उतना डिफाइन नहीं किया। बट हाँ, इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो, अगर आप भाव देखें प्रिंस को, अगर पढ़े हो, अभी तो नहीं पढ़ना आप लोग, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि प्रिंस में जिस तरह से उन्होंने कहा है तो लगता है कि संप्रभुता किसके पास है? राजा के पास है, और राजा जो चाहे वो कर सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर राजा चाहे तो वह किसी की हत्या भी कर सकता है मगर संपत्ति ना छीने, बस। ये मैंने कल आपको बताया था, मतलब पिछले वीडियो में आपको बतलाया था। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि संप्रभुता किसके पास है? राजा के पास है। अब राजा के पास है यानी कि वो संपूर्ण शक्तियां अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, संप्रभुता बटा नहीं है उनका। तो यही बात है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए, तो क्या मैंने बताया कि डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली मध्य युग एवं आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक है, ठीक है। ये नेट जेआरएफ में 1 वर्ड में आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में, और सीयूटी पीजी में भी आते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर जो यूपीएससी का है उसमें ये 1 वर्ड तो नहीं आते, बट उसमें लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए आता है। तो मैं बताऊंगा तो आप कर लोगे। दूसरा, गेटल क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ एक मत छूट गया। गेटल क्या कहते हैं कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने यह प्रभुता संपन्न, पैतृक होगा यहाँ पे, ये पैतृक, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्र, अस्तित्ववादी राज्य की कल्पना की थी। आप थोड़ा भाव को समझिएगा कि प्रभुता संपन्न यानी संप्रभुता की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं। मैंने कल बताया कि मैकियावेली जो थे वो धर्म को और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिए थे, और ये पहले विचारक थे, आधुनिक युग के पहले विचारक थे जिन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया था। याद रखिएगा, मैकियावेली वैसे पहले विचारक हैं जिन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य वही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी इन्होंने कि नहीं, राज्य में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म रहे बट वो राज्य के शासन कला में कुछ अपना विचार प्रकट ना करे। दूसरा, राष्ट्र स्वतंत्र, राष्ट्र हमारा कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभुता संपूर्ण होना चाहिए, जो कुछ भी डिसीजंस ले सके। दूसरा, अस्तित्ववादी राज्य की कल्पना की थी। फिर एक और पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है मतलब अगर आप लेक्चरर के स्टेट लेक्चरर के जो फॉर्म आता है और देन यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म आते हैं फिलअप करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, तो एक जनरल सा क्वेश्चन इसमें रहते हैं कि क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक किसने कहा था? मैक्सी ने पुकारा था। ये लगभग लेक्चरर के क्वेश्चन में आई ही है। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को देख लो, राजस्थान के और भी बाकी लोगों के, तो बाकी स्टेट के देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक किसने कहा? मैक्सी ने कहा। किसने? मैक्सी। आप एक बार खुद से रिपीट भी करो वीडियो के साथ में ताकि आप लोग को याद भी रहे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर मैक्सी ने पुकारा। देन कैटलीन क्या कहती हैं
कैटलिन कहती है मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। कैटलिन कहती है मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अब इन चारों ने इन्हें आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के, आधुनिक राजनीतिक चिंतक की संज्ञा दी, बट क्यों दिया? कुछ तो रीजन होगा कि क्यों इन्हें कहा गया आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक का जनक। चलिए उसी को पढ़ते हैं, वही मेन हमारा फैक्टर होगा। ये मैंने समझा दिया आपको कि इन विचारकों ने ये संज्ञा दी इन्हें। चलिए क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। पहला, मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का यूज किया है, कि शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक को, नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं। इनकी पद्धति को लेकर आधुनिक क्यों कहा गया, आधुनिक क्यों कहा गया, ये रीजन है। पहला रीजन इनका दिया जाता है कि इनकी पद्धति, इनकी जो पद्धति थी उनके, एक सेकेंड, इनकी जो पद्धतियां जो थी इनकी, उनके कारण से इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। पद्धतियां इनकी क्या क्या थी? इनकी पद्धतियां थी अनुभव मूलक पद्धति। दूसरी पद्धति क्या थी? ऐतिहासिक पद्धति। ठीक है, और ये दो दोनों पद्धति हैं, ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। अनुभव मूलक पद्धति कहने का मतलब उनकी शासन कला में जो बताया मैंने कि दिख रहा है कि वो जो भी लिखे हैं द प्रिंस में या डिस्कोर्सेस में, वो मानव के चरित्र से लिखे हैं, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने देखा, उनके हिसाब से उन्होंने लिखा है, और उनके हिसाब से उन्होंने उस समस्याओं की विवेचना की तथा उनका समाधान प्रस्तुत किया। तो कैसे किया? वो फील कर रहे थे, वो देख रहे थे, उसी के हिसाब से उनकी शासन कला में वो चीज़ दिखता है, उनकी रचनाओं में ये चीज़ दिखता है। तो वो अनुभव मूलक पद्धति कहने का तात्पर्य ये होता है कि अनुभव से जो आपने सीखा उसको आपने पुट किया, वही है अनुभव मूलक पद्धति, जो उनमें दिखता है। अनुभव मूलक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा, ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति कहने का मतलब है कि मैकियावेली कहते हैं कि अगर अपने समाज को बेहतर बनाना है तो हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है कि ऐतिहासिक गणना को देखकर, ऐतिहासिक प्रवृत्तियां को देखकर अपने समाज में सुधार लाना, वही क्या है? ऐतिहासिक पद्धति है। तीसरा, विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीजों को विश्लेषण करके देखना, तोड़कर देखना, वही है विश्लेषणात्मक पद्धति। देन चौथा आपका पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट है आपका निगमनात्मक पद्धति। ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। निगमनात्मक पद्धति ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक, इन्हें सबसे पहला पद्धतियां को देखकर कहा गया कि इनकी जो पद्धतियां थी उन्हीं के कारण से इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। पहला पद्धति क्या है? अनुभव मूलक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक भी कर सकते हैं। देन निगमनात्मक। ये हमारा पहला पॉइंट था कि इन पद्धति के आधार पर इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा इन्हें आधुनिक क्यों कहा गया? आधुनिक, दूसरा रीजन क्या था कहने का कि
ये राष्ट्र राज्य के क्या रहे? कल मैंने बताया था कि राष्ट्र राज्य के संस्थापक के रूप में इन्होंने काम किया। राष्ट्र राज्य कहने का मतलब एक राष्ट्र और एक राज्य होना चाहिए, क्योंकि ये सामंतवादी प्रथा को महत्व नहीं देते थे। सामंतवादी प्रथा को ये पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। इसी रीजन से ये एक राष्ट्र एक राज्य के प्रतिपादक कहा गया इन्हें। और एक राष्ट्र एक राज्य का प्रतिपादक कहने का मतलब है संप्रभुता किसी एक के पास है। असंप्रभुता जब किसी एक के पास है, वो एक वैज्ञानिक तरीका है, तर्क शक्ति के द्वारा एक तरीका है, और जिन्हें इनका आधुनिक राजनीतिक जनक कहा गया। क्योंकि आधुनिक युग में एक राष्ट्र और एक राज्य का प्रतिपादन हो रहा था। धीरे धीरे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड सब क्या कर रहे थे? एक राष्ट्र पिरो रहे थे, सबका एकीकरण कर रहे थे। उसी तरह इनके मन में भाव आया कि नहीं, मैं फ्लोरेंस में हुआ, हमारे इटली के जो 5 राज्य वो बटे हुए हैं, तो इटली का एकीकरण क्यों नहीं? तो इटली का एकीकरण कैसे होगा? निरंकुश राष्ट्रतंत्र के द्वारा होगा। और वो एक राष्ट्र एक राज्य के प्रतिपादक सिद्ध हुए। और क्यों हुए? क्योंकि मध्ययुगीन प्रथा जो थी वो सामंतवादी प्रथा थी। सामंतवादी प्रथा कहने का मतलब कि जो राज्य था वो बटा हुआ था, अलग अलग बाट में बटा हुआ था। जैसे कि मैं सामंतवादी क्या था मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लो कि एक राज्य है, मान लीजिए कि एक राज्य है, यहाँ पे एक राजा है, वो अपना राज कर रहा है, बट जो राजा है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। दैट मीन्स उसका जो राज्य है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, सामंतों के पास बटा हुआ है। सामंत इन्हें सैनिक प्रदान करते हैं और सुरक्षा करते हैं। बट इसमें होता दिक्कत क्या था कि कभी कभी सामंती लोग थे, जो सामंत लोग थे, वो राजा पर ही आक्रमण कर देते, राजा की बात नहीं मानते थे। इसी तरह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, राजा पूरी शक्तियां अपने पास लेने लगा, जैसे कि फ्रांस में हो रही थी, स्पेन में हो रही थी, इंग्लैंड में हो रही थी। उसी तरह वो इटली में चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने एक राष्ट्र और एक राज्य का प्रतिपादन किया। क्योंकि एक राष्ट्र एक राज्य रहने से आपसी संघर्ष कम होते हैं और विदेशी आक्रमण से आप सुरक्षा कर सकते हो। मान लो कि अगर कोई देश है वो टुकड़ों में बटा हुआ है और आपस में ही संघर्ष कर रहा है, तो उसका जो विदेशी होगा वो फायदा उठाएगा कि इसका क्षेत्र हम अपने में कब्जा, जैसे कि इटली के साथ हो रहा था कि फ्रांस के राजा जो थे और फ्रांस के लोग थे, वो चाहते थे कि इटली का जो कुछ भाग बटा हुआ है उसको अपने क्षेत्र में करे, और अक्सर युद्ध होता रहता था। तो मैंने 2 रीजन बताया जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। वो 2 रीजन क्या थे? मैं फिर से रिवीजन करता हूं। आधुनिक क्यों कहा गया? ये वाला आधुनिक, सॉरी थोड़ा पतला हो गया। पहला रीजन क्या था? पद्धति। इनकी पद्धति क्या थी? पहली थी अनुभव मूलक। दूसरी विश्लेषणात्मक। तीसरा था ऐतिहासिक पद्धति। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखते चलोगे ताकि आपको समझ में आए। और कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे पढ़ाया और क्या क्या कुछ अगर गलतियां हमको लगे तो जरूर बताना। तीसरा था निगमनात्मक। चौथा था निगमनात्मक, सॉरी फ्लो में कुछ भी बोल देता हूं। तो 4 पद्धति थी इनकी, अनुभवमूलक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, निगमनात्मक, ये मैंने बताया। पहला रीजन पद्धति का था। दूसरा रीजन था कि राष्ट्र राज्य का प्रतिपादन इन्होंने किया, एक राष्ट्र एक राज्य का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें
आधुनिक युग का राजनीतिक मतलब आधुनिक युग का राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। ये मैंने 2 रीजन बताया, इसी के कारण से, इसी के बिहाफ पे इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। और एक मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, इनको क्या कहा जाता है पता है? प्रथम यथार्थवादी, प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पद्धतियां थी अनुभव मूलक, उनके आधार पर इन्होंने किया। तो एक पॉइंट याद रखना, ऊपर से एक पॉइंट है कि प्रथम यथार्थवादी, प्रथम यथार्थवादी। तो ये प्रथम यथार्थवादी विचारक थे, आधुनिक युग के प्रथम यथार्थवादी विचारक थे। इन्हें प्रथम व्यवहारवादी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पद्धतियां, इनका कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत नया था, मध्ययुगीन संस्थाओं से हटकर था। इनकी कोई रुचि नहीं थी कि धर्म और पोप में कोई रुचि नहीं थी, पोप में और राज जीवन की कोई रुचि नहीं रही। जबकि मध्ययुगीन जितने भी लोग थे, जैसे बोंदा की बात करें, एक्विनास की बात करें, वो इसमें जुड़े हुए थे। मगर मैकियावेली ये सबसे हटकर, लीग से हटकर कुछ उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया जो आधुनिक युग के राजनीतिक चिंतक कहलाए। मान लेते हैं अगर वो बाकी लोग की तरह कुछ देते तो उनका उतना नाम नहीं होता जितना अभी नाम होता है। अगर आप जिस दिन प्रोफेसर बन जाओ या फिर कुछ भी बन जाओ, उसके बाद जरूर फ्री टाइम हो तो द प्रिंस जरूर पढ़ना। प्रिंस बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है। उनकी जो रचना है, उनकी जो कल्पना है वो नेक्स्ट लेवल है। आप अगर कभी पढ़ोगे तो लगेगा कि ये इंसान इतनी बड़ी कल्पना कैसे कर सकता है। तो जरूर पढ़ना। हाँ, प्रथम यथा व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। तो मैंने बताया कि इन्हें प्रथम यथार्थवादी भी कहा जाता है, प्रथम व्यवहारवादी भी कहा जाता है। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। देन दूसरा आते हैं, राज्य शिल्प का सिद्धांत। राज्य शिल्प का सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। राजशिल्प सिद्धांत में इन्होंने क्या बताता है, क्या बताते हैं कि पहला, कि शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कि शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। शासन प्रणाली, अब मैंने बताया, इससे अभी पहले ही बताया, कल भी मैंने बताया था कि शासन प्रणाली डिपेंड करता है ऑन डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इंग्लिश वालों को थोड़ा हेल्प हो जाएगी इसीलिए, ठीक है। डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, जैसा ह्यूमन बिहेवियर होगा वैसा ही इनका शासन प्रणाली होगा। दैट मीन्स कि पहला अगर बात करें कि मान लेते हैं लोगों का चरित्र बुरा है, चरित्र कैसा है, बुरा है, स्वार्थी है, लालची है। अगर ऐसा चरित्र क्या है, बुरा है, ये क्या हो गया, फिर दूसरी पेन का यूज करता हूं। ये एक सेकेंड, थैंक यू सो मच, इतना देर आपने रुका। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं हो पा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था,
राजशिल्प का सिद्धांत, कि क्या राजशिल्प सिद्धांत ये देते हैं, कहते हैं कि लोगों का चरित्र जैसा होगा, जैसा चरित्र होगा वैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। मान लो चरित्र कैसा हो कि बुरा हो, मतलब स्वार्थी हो, जैसे कि बताया दुष्ट हो, तो शासन प्रणाली क्या अच्छी है, राजतंत्र अच्छी है, निरंकुश राजतंत्र अच्छी है। ठीक है, शक्तिशाली राजतंत्र भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा, अगर चरित्र अच्छा हो, जो बहुत कम जगह होता है, इन्होंने कहा है बस स्विट्जरलैंड को छोड़ के। ये कहाँ मिलेगा अच्छा चरित्र, स्विट्जरलैंड में। ओह नो, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चरित्र क्या होगा, तो होगा लोकतंत्र। वैसे ये 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात तो करते हैं, बट वो किसी का समर्थन नहीं करते। वो उनकी भावना लोकतंत्र में जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि संपूर्ण निरंकुश तंत्र की तरह वो बात करे, हॉब्स की तरह बात करे, ऐसा नहीं है। वो लोकतंत्र के साथ भावना इनकी जुड़ी हुई है, उन्हें अच्छा लगता है लोकतंत्र, बट कहाँ पे, जहाँ का लोगों का चरित्र अच्छा हो, बट भावना जुड़ी हुई है लोकतंत्र के साथ, बट वो सपोर्ट किसा कर रहे हैं, राजतंत्र का, क्योंकि राजतंत्र ही सब जगह कायम हो सकती है। क्योंकि लोगों का चरित्र क्या है, बुरा है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है उनका, कि लोगों का चरित्र बुरा है, जबकि यहीं पे उनकी आलोचना होती है कि बहुत ज़्यादा मानव चरित्र को खराब बोल देते हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं है। वो इतनी की समाज को लेकर पूरे विश्व की बात कर देते हैं वो। ठीक है, तो भावना उनकी लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है, बट वो सपोर्ट करे राजतंत्र का, क्योंकि चरित्र क्या है, बुरा है। ठीक है, एक चीज बात को याद रखना आप लोग, कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कौन करना चाहता है, तो करना तो मैकियावेली चाहते हैं, मगर हॉब्स ऑप्शन हो तो हॉब्स को टिक करना, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी भावना जो है वो लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है, ये रीजन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि राजनीति का सिद्धांत में क्या है, कि राज्य का जो शासन होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, लोग के चरित्र पर, चरित्र जैसा होगा वही शासन व्यवस्था की बात करते हैं। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कि द प्रिंस जो है, द प्रिंस में उन्होंने क्या बताया कि राजा को क्या क्या करना चाहिए अच्छी शासन व्यवस्था के लिए, राजा को क्या करना चाहिए। और जो मैंने अभी चरित्र की बात की ना, ये कहाँ लिखा हुआ है, डिस्कोर्सेस में लिखा हुआ है, जो उनकी सेकंड बुक है। ठीक है, सो कंफ्यूज कभी मत होना, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग में लिखा हुआ है कि चरित्र ऐसा होना चाहिए, तो बुरा होगा तो ये, अच्छा होगा तो ये। और द प्रिंस में बताते हैं कि राजा को क्या क्या उपाय करने चाहिए अच्छी शासन व्यवस्था को लेके। एक चीज और, ये क्या मानते हैं, राज्य को लेकर ये क्या मानते हैं, राज्य, जो राज्य है वो एक कृत्रिम संस्था है, मतलब कि बनाई गई संस्था है, कि कृत्रिम संस्था है, मतलब आर्टिफिशियल है। जो किसने बनाया, मानवों ने बनाया, अपने सुख सुविधाओं, अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा को प्राप्त करने के लिए बनाया। कृत्रिम है, क्यों बनाया गया, कौन बनाया, कौन, तो मानव ने बनाया। अब मानव ने क्यों बनाया, क्योंकि अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा को पाने के लिए, क्योंकि ये भी मानते हैं कि समझौतावादी जो सिद्धांत है वो कहीं अच्छा है। समझौतावादी सिद्धांत जब मैं हॉब्स पढ़ाऊंगा, रूसो पढ़ाऊंगा, लॉक पढ़ाऊंगा, तो समझाऊंगा कि समझौतावादी सिद्धांत कहते हैं कि लोगों के बिहेवियर से राज्य की उत्पन्नता हुई है, और लोग ने ही उन्हें बनाया है, कि एक समझौता होता है राज्य के बीच, कि आप मेरी शक्तियां ले लो और मुझे ये प्रदान करो, रक्षा प्रदान करो, ये दो वो दो, ये सब चीज को लेके। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ, राज्य को ये कृत्रिम मानते हैं, ये स्वाभाविक भी मानते हैं, स्वाभाविक भी मानते हैं। देन एक चीज और, ये एक सेकेंड मैं बता दे रहा हूं कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, ये इनके बारे में इनकी कोई रचना नहीं है, कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर ये कुछ कहते नहीं है। ठीक है, बट हाँ समझौतावादी सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं, बट राज्य की उत्पत्ति को लेकर ये कुछ नहीं कहते हैं। नन, रिपीट, आई रिपीट, कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर ये कुछ नहीं कहा है, नन, कुछ नहीं कहा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं टिक करना है। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, बट हाँ इनकी जो मेन टॉपिक है कि ये सबसे अच्छा कहे क्या चीज के बारे में है, तो कहे हैं ये शासन प्रणाली के बारे में। किसके बारे में,
बस ले दे के शासन प्रणाली की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था क्या, किस बेस पे, तो शक्ति के बेस पे। किसके बेस पे, शक्ति। ये बस किस बात को लेकर आता है कि शासन कैसी होनी चाहिए, शासन व्यवस्था पे क्या है नहीं है। तो बहुत सारे विचारकों ने कहा है कि इनकी जो रुचि थी वो बस शासन में ही थी, शासन व्यवस्था पे ही थी। व्यवस्था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मैकियावेली है वो बस शासन पे ही डिपेंड करते हैं, शासन को ही लेके चर्चा करते हैं, शासन कैसे होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, बस इसी की बात करते हैं। वो राज्य की उत्पत्ति की बात नहीं करते, बट हाँ ये बताते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मानवों ने बनाई है, मानव अपनी रक्षा के लिए बनाया है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बनाया है, ठीक है। शासन व्यवस्था किस पर डिपेंड करता है, शक्ति पे। और शक्ति क्या है, शक्ति का उपार्जन, दैट मीन्स शक्ति को प्राप्त करना, अपना प्रसार करना और परीक्षण करना, दैट मीन्स उपार्जन। दूसरा परिरक्षण एंड तीसरा क्या होगा, प्रसार करना। शक्ति के प्रसार की बात करते हैं कि अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाओ, जिसकी बात करते हैं। तो याद रखना कि शासन व्यवस्था किस पे डिपेंड है, शक्ति पे। जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना अच्छा शासन व्यवस्था को संभाल पाओगे। और शक्ति 3 चीज पे बेस्ड है, उपार्जन, परिरक्षण एंड प्रसार को लेकर, ठीक है। चलिए ये टॉपिक खत्म, देन दूसरा टॉपिक आते हैं हम। टॉपिक, राजा के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, राजा को अपने राज्य के लिए क्या करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहला अपनी सेना रखनी चाहिए, सामंतवादी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी सेना रखनी चाहिए। दूसरा अपनी शक्ति का प्रसार करते रहना चाहिए, शक्ति का प्रसार मतलब कि राज्य क्षेत्र को बढ़ाते रहना चाहिए, राज्य क्षेत्र को बढ़ाना है ये कहते हैं। तीसरा कहते हैं कि लोमड़ी जैसा चालाक एंड शेर का जैसा शक्तिशाली होना चाहिए, शेर के शक्तिशाली होना चाहिए, शेर जैसा शक्तिशाली होना चाहिए एक राजा को, तभी वो प्रॉपर राजा है, ठीक है। चौथी पॉइंट पे कहते हैं वो कि किसी भी राज्य के लोगों की संपत्ति को नहीं लूटना चाहिए, संपत्ति पे हानि नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं, एक बात को याद रखना, वो कहते हैं कि लोगों को मार दो, लोगों की हत्या कर दो, बट वो संपत्ति को ना छीनो, क्योंकि लोग अपने पिता को जो मारा है उसे भूल सकता है, बट अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी, कितनी अंदर की बात कह दी उन्होंने। तो बोलते संपत्ति को नहीं छीनना है। चौथा इनका एक मॉरल कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि साध्य अच्छा हो तो साधन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, साधन कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर साध्य आपका अच्छा है तो साधन आप कुछ भी अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अगर आप देश की रक्षा करने चाहते हो, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मान लेते हैं हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक हैं, अगर वो किसी को नहीं मारेंगे, वो आतंकवादी को नहीं मारेंगे, तो क्या हमारे देश की रक्षा हो पाएगी? दैट मीन्स कि मारना तो गलत बात है, ठीक है, बट साध्य हमारा अच्छा है। साध्य हमारा क्या है कि देश की रक्षा। तो वो अगर कहते हैं कि अगर साध्य हमारा अच्छा है तो साधन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। और इनकी यहाँ आलोचना होती है कि ये क्या कॉन्सेप्ट कह दिया इन्होंने। और आगे चलकर मुसोलिनी एंड हिटलर जैसे विचारक जो है, मतलब जो राजनेता हैं, वो इनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी कॉन्सेप्ट होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पांचवा कहते हैं
कि न्याय व्यवस्था को हमेशा बना के रखना है। कौन सा व्यवस्था? न्याय व्यवस्था। कि न्याय व्यवस्था को अच्छे से चला पाए। ठीक है। छठा पॉइंट कहते हैं कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार ना करे। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार वो ना करे, दुर्व्यवहार ना करे। ठीक है। और क्या कहते हैं वो? और कहते हैं वो और वो कहते हैं कि शासन व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए अच्छी। शासन व्यवस्था को कायम रखे, व्यवस्था को कायम रखे। तो राजा को क्या क्या करने के लिए बोलते हैं? फिर से आई रिपीट करता हूं मैं कि पहला कहाँ है? क्या करना चाहिए? अपनी सेना रखनी चाहिए, शक्ति का प्रसार कर देना चाहिए, राज क्षेत्र को बढ़ाते रहना चाहिए। तीसरा है लोमड़ी सा चालाक और सिर जैसा शक्तिशाली होना चाहिए। चौथा, संपत्ति को नहीं छेड़ना चाहिए, किसी की संपत्ति हो। छठा है कि साथ देकर अच्छा हो, साधन कुछ भी हो चल सकता है। पांचवा, न्याय व्यवस्था को बनाना चाहिए। छठा, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका एक कि किसी भी राजा को घृणित नहीं बनना चाहिए। घृणित कहने का मतलब दुर्व्यवहार ना करे, किसी के साथ घृणित प्रयोग ना करे। वो किसी की हत्या कर ले वो ठीक है, राज्य के लिए किसी की हत्या कर ले, मार ले, मगर घृणित व्यवहार किसी के साथ ना करे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट घृणित होगा, लोगों के प्रति अगर घृणित व्यवस्था आ जाएगी तो राजा को हटा दिया जाएगा। और लोगों की वो बात करते हैं कि वो दो प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं। मैं बताता हूं, दो प्रकार की नैतिकता की वो बात करते हैं। दो प्रकार की नैतिकता। कौन कौन सी नैतिकता? एक होता है व्यक्तिगत नैतिकता, व्यक्तिगत, और दूसरा है जन। ओ नो, एक व्यक्तिगत और दूसरा क्या है हमारा? जन नैतिकता। क्या है? जन नैतिकता। जस्ट वेट, तो मैं फिर से लिख रहा हूं। व्यक्तिगत और दूसरा है जन नैतिकता। जन नैतिकता, ठीक है। व्यक्तिगत नैतिकता किसके लिए है? वो है लोगों के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए, कि वह राजा की बात को माने, राजा की बात को स्वीकार करे, राजा की बात को स्वीकार करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। यानी कि आज्ञा का पालन करना, ये व्यक्तिगत नैतिकता है। और जन नैतिकता क्या है? जन नैतिकता है कि राजा को शासन व्यवस्था अच्छे से बना के रखे और लोगों को खुश रखे, लोगों को खुश रखे, लोगों को सुख प्रदान करे, रक्षा प्रदान करे। ये कहने का मतलब है। दो प्रकार की नैतिकता है। पहला व्यक्तिगत नैतिकता, इसमें राजा की बात को स्वीकार करना, राजा की आज्ञा का पालन करना। और जन नैतिकता दैट मीन्स कि राजा जनप्रति के लिए सुख दे, ठीक है, उनको रक्षा प्रदान करे, विदेशियों राज्यों से आक्रमण से बचाए, ठीक है। और एक मैं पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे कि राजा का एक काम क्या है, और आप खुद समझ सकते हैं कि विदेशी आक्रमण से बचाए, विदेशी आक्रमण से बचाए लोगों को, विदेशी आक्रमण से बचाए। ओके, अब हमारा आखिरी टॉपिक कि वो किन किन विचारधाराओं को प्रहार करते हैं। अब मध्य की विचारधारा क्या क्या है? पहला, सामंतवादी व्यवस्था पर वो प्रहार करते हैं। दूसरा, पोपशाही व्यवस्था पर वो प्रहार करते हैं कि बोलते हैं नहीं, पोपशाही व्यवस्था सही नहीं है, ये मनुष्य को कुंठित बना दिया। क्या बना दिया है?
कुंठित, धर्म ने मनुष्य को कुंठित बना दिया है, आलसी बना दिया है, दुष्ट बना दिया है। और वो सामंतवादी प्रथा को अगेंस्ट है, क्योंकि सामंतवादी प्रथा राज्य को तोड़ देती है। ठीक है। तीसरा, चर्चवादी व्यवस्था को लेकर वो अगेंस्ट रहते हैं कि नहीं, चर्च जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और चौथा है धर्म को लेकर, धर्म को लेकर उनका कॉन्सेप्ट है, धर्म को लेकर उनका कॉन्सेप्ट है कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसीलिए ना पहला विचारक कहा जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग करते हैं, ये राजनीति को धर्म से अलग करते हैं। ठीक है। देन आगे कुछ पढ़ना, सारा तो मैंने पढ़ा दिया, फिर चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है। हाँ, एक बारकर का कॉन्सेप्ट है, बारकर कहते हैं कि ये, मैं कह दे रहा हूं कि बारकर कहते हैं कि मैकियावेली धर्म निरपेक्ष है। मैकियावेली क्या है? धर्म निरपेक्ष है। मैकियावेली धर्म निरपेक्ष है। सो थैंक यू। अभी तक आपने मेरे वीडियोस को देखा। पार्ट 1 मैंने पहले बता दिया है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और हाँ, ये सुमन क्लासेस पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, वहाँ पर सुमन क्लासेस ऐप सर्च करके आप वहाँ बहुत सारे एसएससी के, एनजीडी के, झारखंड के बहुत सारे ऐप को आप देख सकते हो। और हाँ, शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। और देन हमारा भी कोर्स लॉन्च होने वाला है CUET PG नेट JRF को लेकर। एंड अभी तो 2 ही कोर्स चलेगा, तो 2 ही कोर्स आप परचेज कर सकते हैं सुमन क्लासेस के ऐप पे। थैंक यू। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर जरूर करें और लास्ट तक देखें और कमेंट जरूर करना कि कैसे मैंने पढ़ाया, कैसा मेरा रहा। सो थैंक यू।